लैंडफॉर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एरिड लैंडफॉर्म। ठीक, एरिड लैंडफॉर्म जो है वो बेसिकली वाटर के इरोजन से भी बन सकता है और एयर के भी। तो एरिड रीजन मतलब क्या होता है, वो एकदम सूखा वाला रीजन नहीं होता, जैसे डिजर्ट एरियाज होते हैं। तो हम बेसिकली कुछ उन जगहों की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तो लगभग लगभग सभी जगहों की बात कर ली है, बस यही एक एरिया थोड़ा सा बचता है। तो इसको भी जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने ओशनोग्राफी वाले चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज एक तो हम एरिड लैंड फॉर्म्स और साइकिल ऑफ इरोजन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम आज कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेक्स ओवरऑल मतलब कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे आप ले सकते हो कि इसमें हम पूरे वर्ल्ड की जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स होते हैं ना, उन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिटेल्स देखेंगे, कौन सी हाईएस्ट लेक है, कौन सी लोएस्ट है, कौन सी डीपेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है। इनको मैप में लोकेट करके भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आज का है एरिड लैंड फॉर्म्स को पढ़ना। एरिड लैंड फॉर्म्स देखो, सबसे पहले होता क्या है, सिंपल सी बात है, जहां पर रेनफॉल नहीं होगा वो एरिड रीजन बन जाएगा। एरिड मतलब होता क्या है, सूखा पड़ना। सिंपली जहां पर सूखा पड़ा होता है ना, उसको एरिड रीजन बोलते हैं। तो ऐसे ही जहां पर बारिश वगैरह नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो डिजर्ट एरिया जैसे कुछ बन जाएंगे। और इन्हीं डिजर्ट एरियाज में अगर मान लो कभी कभी कोई नदियां इनको इरोड कर देती हैं, या फिर कोई हवा का झोंका जो होता है वो इनको अलग से कुछ शेप दे देता है, तो इसी को हम लोग एरिड लैंड फॉर्म के अंदर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार के डिजर्ट एरियाज होते हैं या फिर सेमी एरिड रीजन्स होते हैं। सेमी एरिड मतलब क्या है, ना बिल्कुल डिजर्ट जैसे हैं और ना ही बिल्कुल जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। तो बीच वाला जो रीजन है उसको हम लोग सेमी एरिड रीजन बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे। अगर यहीं पर मैं समराइज करूं फटाफट से, तो एक तो प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू को तो हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी क्लिफ या फिर ऐसा कोई भी ऊंचा वाला जमीन जहां का जिसका टॉप जो हो वो फ्लैट हो, तो वो क्या बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। अगर यही पीक जैसा होता है तो इसको हम लोग माउंटेन बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्लेट्यू जो है वो इस प्रकार में कुछ दिख रहा है, यहां पर प्लेट्यू, यहां इतना दूर। तो ये चलो हो गया प्लेट्यू हमारा। ठीक, ये सिंपल, ऊपर देखो आप फ्लैट टॉप्ड है, मतलब इसका जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है। अब इसके बेसिस पर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसा। इन सारे वर्ड्स को अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऐसे ही पासिंग रेफरेंस में आपको बस एक बार पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मेसा जो होता है वो प्लेट्यू का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि प्लेट्यू से अलग हो गया है और थोड़ा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आप फोटो देख रहे हो ना कि ये अपने मेन प्लेट्यू से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक गया है। तो ये जो भी एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि अपने मेन प्लेट्यू से थोड़ा अलग हो जाता है, उसको हम लोग मेसा बोलते हैं। प्लेट्यू, प्लेट्यू के नीचे मेसा। ठीक है, अब इसमें जो थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, सिंपल कि जो भी एक सरफेस पर अगर हमको कोई कहीं पर भी एक्विफायर दिखता है, एक्विफायर मतलब पानी वाला कुछ जगह दिखता है, और ये कुछ ऐसे रॉक होते हैं ना जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बस इसी को हम लोग एक्विफर बोलते हैं। यूजुअली आप देखोगे कि सैंड एरियाज में जहां पर ऐसे पानी इकट्ठा होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट पैन। सॉल्ट पैन क्यों बोलते हैं, आपको पता है कि डिजर्ट एरियाज में आप जो भी रॉक्स पढ़ते होगे उसमें आपको सैल्ट पोर्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और चूंकि यहाँ से इवापोरेशन काफी ज्यादा होती है डिजर्ट एरिया से, तो यहाँ पर सॉल्ट पैन देखने को मिलता है। यही सॉल्ट पैन को हम प्लाया भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। ठीक है, बाकी हमने एल्यूवियल फैन ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक यहाँ पर इंसेलबर्ग है। इंसेलबर्ग एक प्रकार का माउंटेन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इजिली इरोडेबल होता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं, छोटा माउंटेन आप बोल सकते हो, आइलैंड फॉर्म ऑफ माउंटेन। लेकिन जैसे कि इनलैंड आइलैंड होते हैं ना, आइलैंड की स्पेलिंग भी ऐसे ही कुछ होती है, इस तरीके से आइसलबर्ग भी होते हैं। तो आप दोनों में कंपैरिजन थोड़ा सा आप आराम से देख सकते हो। एक होता है देखो पेडिमेंट। पेडिमेंट को भी पढ़ लो क्योंकि अभी आगे हम इस वर्ड का भी यूज करेंगे। एक्चुअल में आगे फोटोज भी और डिटेल में दी होंगी तो वहां से और भी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल पेडिमेंट मतलब क्या होता है कि एक शैलो स्लोप एट द फुट ऑफ स्टीप स्लोप और क्लिफ। क्या होता है ना कि जब ऐसे एल्यूवियल फैन जब ऊपर से नदियां इनको लेके आती हैं तो इसके बाद का जो एरिया होता है, एल्यूवियल फैन तो हमने देखा था, कोन्स, एल्यूवियल फैंस, ये सब हमने देखा था ना, पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, कौन सा, रिवर इरोजन पढ़ रहे थे तब की बात है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो एलुवियल फैंस के जस्ट बाद एक पेडिमेंट वाला एरिया आएगा। ठीक है, और इसके जस्ट इधर कुछ और एरिया होगा और इनके बीच में हमने क्या देखा, प्लाया। इसी के बारे में हम थोड़ी सी भी डिस्कशन भी करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है,
तो कोई इशू की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने इस लेक्चर को बनाया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें जो कि पानी की वजह से यहाँ पर इरोड होती हैं। तो सबसे पहला तो हमने इनको ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिल होता है। रिल मतलब सिंपल, जो भी एक स्लोपी सरफेस पे अगर ये कटिंग्स देखने को मिलते हैं हमको, सिंपल छोटे छोटे कटिंग्स, तो इन्हीं नैरो शैलो चैनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिल बोलते हैं। ये इरोजन का सबसे प्राइमरी लेवल है। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते थे, स्प्लैश इरोजन, उसके बाद क्या पढ़ते थे, शीट इरोजन, उसके बाद रिल, उसके बाद गली, और उसके बाद रेवाइन। तो रिल गली रेवाइन में तो सिंपल सा बात है कि जो जितना छोटा टर्म होगा वो उतना कम आपका इरोजन करेगा। रिल जो है वो केवल 4 अल्फाबेट्स का है, गली जो है वो 5 अल्फाबेट का है, और रेवन जो है वो थोड़ा और बड़ा दिखता है, 6 अल्फाबेट का है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा है। हाँ, स्प्लैश, शीट, रिल, गली, इरोजन, सॉरी गली और रेवाइन। एक्चुअल में बहुत बार इस पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार इसको रिपीट करता रहता हूँ। तो ये तो हमने देखा रिल। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, गली। गली मतलब क्या, आप देखो कि यहाँ पर गली जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है ना, हिंदी वाली गली जो होती है, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ का। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। गली को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि थोड़ा मतलब कि कुछ मीटर से लेके 10 मीटर तक का ये डेप्थ में ऐसा इरोजन हो जाता है। तो इसको हम लोग, ये बेसिकली रनिंग वाटर के थ्रू ही होता है। यहाँ से पानी जाते हैं और ये बगल बगल के जो भी ये लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको इरोड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये गली हो गया। अगला जो है वो है हमारा रेवाइन। अब रेवाइन के लिए आप देखो कि एक प्रकार का ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि हम क्या पढ़ते हैं कि गली के बाद बनता है, मतलब गली से थोड़ा तो बड़ा होगा। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ज्यादा इरोजन जब भी हो जाता है ना गली का, तो वो रेवाइन बन जाता है। इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा और पतला होता है कैनियन से। कैनियन हमने देखा था ना, द ग्रैंड कैनियन, हमने कल पूरा वीडियो परसों देखा था। तो आप समझो कि वैसा ग्रैंड कैनियन जैसा बिल्कुल इतना चौड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ पतले पतले ऐसे सकरे रास्ते आपको दिखेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं रेवाइंस। ठीक है, आप इसको कहाँ देख सकते हो, रेवाइंस तो बेसिकली नहीं, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, नैनीताल में देखने को मिल जाएगा। नैनीताल में एक है रॉबर्ट्स केव। तो रॉबर्ट्स केव को जब भी आप देखोगे तो वहां पर नीचे पानी बहता रहता है, वो बिल्कुल सूखा वाला रीजन नहीं है, लेकिन ऐसे ही नैरो बिल्कुल स्ट्रक्चर्स, और इनके बीच में और नीचे कलरफुल पेबल्स पड़े होते हैं। तो देखने में तो बहुत ही सुंदर स्पॉट होता है वो। और आपके मुश्किल से 1 फीट ऊपर तक पानी होगा, और इसमें आप बिल्कुल आराम से चलते हुए पूरा मजा लेते हो। ठीक है, यहीं पर नंबर वगैरह लिखे होते हैं सबके कि आपको मैगी खानी है यहीं के अंदर, तो आप कॉल करके बुला सकते हो इनको। तो आप इस तरीके से थोड़ा इसको इमेजिन करके समझ सकते हो कि रेवाइन वाला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ कुछ तो ऐसा होगा। ठीक है, और रेवाइन जो है एक तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो काफी सूखा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरा हम दो टर्म्स में देख सकते हैं रेवाइन को। एक हमने पढ़ा कि अगर कैनियन को थोड़ा सा हम और पतला बना दें, मतलब कैनियन जो है वो काफी चौड़े चौड़े डेप्थ में होते हैं, अगर इसको हम थोड़ा पतला सकरा बना देते हैं, तो जो ये पतला सा ऐसा एक ओपनिंग होगा, नैरो सा पैसेज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेवाइन। और दूसरा ये भी कि अगर हम लोग गली इरोजन को देखी थे, गली इरोजन को अगर हम और ब्रॉड तरीके से एक बड़े एरिया में अगर देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रवाइन इरोजन। ठीक है, सिंपल सा है, खत्म हो गया ये भी। अब हम पढ़ते हैं कुछ पानी वाला, अभी तो सॉरी एक और है पानी के लिए ही। ये है हमारा बाजरा। बाजरा क्या होता है, एक मॉडरेटली स्लोपिंग डिपोजिशनल प्लेन है जो कि पेडिमेंट्स और प्लाया के बीच में पाए जाते हैं। यही मैं बता रहा था आपको। देखो, पेडिमेंट्स क्या होते हैं, एक तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो बाजरा है ना, आप ऊपर यहाँ पर एलुवियल फैंस देखोगे, और एलुवियल फैंस के जस्ट बाद ये वाला जो एक रीजन बन रहा है जो सूख गया है बिल्कुल, लगता है तो है कि चट्टानों जैसा है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा है ना, एलुवियल फैंस, तो यहाँ पर एलुवियल फैंस वो कोन स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि सिंपल प्लेन ग्राउंड में एलुवियल फैन टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाजरा। ये कहाँ कहाँ का भी बीच में होता है, एक पिडीमोंट और एक प्लाया। तो पिडीमोंट हमने पढ़ा कि ये वाला जो पूरा रीजन है उसको हम लोग पिडीमोंट बोलते हैं, मतलब एलुवियल फैन वाला जो रीजन है, यहाँ पे पिडीमोंट स्लोप हो गया पूरा। और यहाँ पर प्लाया हमने क्या पढ़ा था, प्लाया उसको बोला था जहां पर हम सलाइन लेक को या फिर सॉल्ट पैन का नाम हमने दिया था ना, जहां पर ऐसे डिजर्ट एरियाज में कहीं पर भी ऐसे अगर पानी इकट्ठा हो जाते तो आप खुद ही समझो कि यहाँ से पानी बहते हुए इस जगह पर इकट्ठा हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, प्लाया बन जाएगा। यहाँ पर पिडमोंट स्ट्रक्चर बनेगा, और इन दोनों के बीच में आपको कहीं जाके मिलेगा कौन सा, बाजरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये बाजरा होगा। ठीक है, सिंपल सा है बाजरा।
यहाँ पे शुरुआत होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि शुरुआत में एलुवियल प्लेन्स हो गए जिनको हम लोग पिडमॉन्ट प्लेन्स बोलते हैं या फिर पिडमॉन्ट स्लोप बोलते हैं, और इसके बाद ये वाला रीजन जो है यहाँ पर हमें मिलेगा बाजरा। ठीक है, इसके बाद एक एरिड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर में हम पढ़ते हैं। अभी तक ये सब पानी वाला था कि पानी से कैसे बनते होंगे डिजर्ट एरियाज में, अभी हवा से कैसे बनते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो भी फोर्स है वो क्या है, वाटर नहीं है बल्कि विंड है, और यही कुछ डिपॉजिट करता है तो एरिड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन जाता है। सबसे पहला रिपल मार्क्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है और फोटो देख के आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये जो रिपल मार्क्स हैं ये एक प्रकार का डिपोजिशनल फीचर है जो कि हवा के द्वारा क्या होता है, इसमें ना सॉल्टेशन का प्रोसेस होता है। अब सॉल्टेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। सॉल्टेशन समझो कि कोई भी अगर हार्ड पार्टिकल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और एक ऐसे अनइवन सरफेस में जाके वो सेटल डाउन हो जाए, तो क्या लगता है कि हमको जैसे कि पानी जैसे बहते हैं या फिर पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो इस रिपल से उसी का नाम आया है रिपल मार्क्स। और रिपल मार्क्स जो है वो डिजर्ट एरियाज में ऐसे सॉल्टेशन प्रोसेस से होते हैं। सॉल्टेशन को हमने डिफाइन किया कि अगर हैवी हार्ड पार्टिकल्स जो भी होते हैं, हार्ड पार्टिकल्स अगर उनका ट्रांसपोर्ट किसी अनइवन सरफेस पर होता है तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रिपल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवल कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन हार्ड पार्टिकल्स का, विंड के थ्रू होता है। दूसरा है हमारा है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी आप चले जाओ अगर डिजर्ट एरियाज में सैंड का एक बड़ा सा हीप या माउंड मिलता है जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जो सबसे पहला फोटो हमने देखा था ना, ये एक प्रकार का सैंड ड्यून है। मतलब कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे तो नहीं होते, मुश्किल से ये आप बोल सकते हो कि 15 मीटर या 20 मीटर ऐसे कुछ ऊंचे होंगे, ये 15-20 मीटर ऊपर होते हैं। और इस बेसिस पर बहुत छोटे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ जो पीछे आप देख रहे हो ये भी हमारा सैंड ड्यून्स ही है। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से जो हमें याद करने हैं उनमें से केवल एक है जिसका नाम है बर्चन। ठीक, ये बर्चन ड्यून्स क्या होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो कि ये पूरा कंप्लीट सैंड ड्यून होता। सैंड ड्यून कैसे होता है, मान लो इधर से भी स्लोप होता और इधर से भी पूरा ऐसे गोला होता ना अपना, ये ऐसे सैंड ड्यून्स होता पूरा। अब होता क्या है कि विंड इधर से आती है, खूब तेजी से विंड आ रही है, तो यहाँ पर तो एक कॉन्वेक्स शेप बन जाता है। और यहाँ वाला जो रीजन है ना वो नीचे से, जैसे कि हम देखते हैं एवलांच पढ़ते हैं, आपको पता है क्या एवलांच क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, कि कभी कभी ठंडे जगहों पर जब आप माउंटेन एरियाज देखते हो तो ऊपर का एक बड़ा सा माउंटेन का टुकड़ा पूरा नीचे गिरने लगता है, पूरा बर्फ वाला, और वो बहुत तेजी से नीचे आता है और यहाँ पर जो भी घर वर होते हैं वो सब अंदर ढक जाते हैं उसके। एवलांच मतलब क्या है कि एक माउंटेन का टुकड़ा जो है वो कट के नीचे गिर गया। इसी तरीके से आप समझो कि अगर ये सैंड ड्यून्स का भी एक टुकड़ा कट के नीचे गिर गया तो यहाँ पर स्लोप ज्यादा हो जाएगा इस वाले सरफेस पे। अगर इस वाले सरफेस पर स्लोप ये है तो बर्चन का फीचर ही यही होता है। बर्चन मतलब क्या कि एक तरफ जो है वो तो कॉन्वेक्स शेप होते हैं, विंड जिस डायरेक्शन में आती है, और जो लीवार्ड साइड है, लीवार्ड मतलब जो छिप जाता है, वो शेप कॉनकेव शेप का बन जाता है। अब ये कॉनकेव शेप का दिख रहा है और ये स्टीप स्लोप होता है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें बहुत कम ही स्लोप देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा स्लोप देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बर्चन्स की। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बर्चन कैसे बनते होंगे। मान लो कि एक सैंड ड्यून होगा, सैंड ड्यून से एवलांच क्रिएट हुआ होगा, तो विंड के चलते यहाँ पर एक कॉन्वेक्स शेप और यहाँ पर एक कॉनकेव शेप, इसका स्टीप स्लोप और इसका नॉर्मल स्लोप। सिंपल सी बात है, ये हमारा है बर्चन। इसके बाद एक पार्ट आता है जिसका नाम है लोएस। लोएस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मान लो कि ये एक कोई रीजन है, ऐसा हरा भरा बिल्कुल रीजन, लेकिन क्या होता है कि इसके आसपास वाले रीजन में मान लो कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं ये सब बहुत ही डिजर्ट एरिया होंगे या फिर ये सब सैंड ड्यून्स होंगे। क्या होता है, जब भी हवा चलेगा और हवा का बहुत ही तेज झोंका आता है तो ये सैंड पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो इन जगहों पर पूरा घेर लेते हैं ऊपर, और ये कुछ इस स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी लोएस होंगे ना, ये लोएस बहुत ही फर्टाइल होते हैं। मतलब कि अगर ऐसे सैंड ड्यून्स आते हैं तो वहां पर डिजर्ट एरियाज के जो भी डेड एनिमल्स के स्केलेटन्स वगैरह होते हैं, मतलब जो एक अपने अंदर ना ऑर्गेनिक मैटर ये लेके आते हैं यहाँ पर। और इस ऑर्गेनिक मैटर में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया से हो सकता है। तो ये एक प्रकार का ऐसा थिन ब्लैंकेट होता है, मतलब कि एक बोल सकते हो कि डस्ट का या फिर सिल्ट का एक ब्लैंकेट होता है जो कि ऐसे एरियाज के ऊपर विंड की वजह से ढक जाता है। ऐसे ही मिनरल रिच मटेरियल को, ऐसे फाइन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको नदर्न चाइना में मिल जाएगा देखने को, वहां पे ऐसे बहुत सारे लोएस डिपॉजिट्स होते हैं। अब इनका फोटो देखता हूँ मैंने लगाया है क्या, हाँ ये देखो आप, ये जो लोएस्ट प्लेटू आपको दिख रहा होगा ये वाला रीजन,
एक्चुअल में ये रीजन कौन सा है, ये है चाइना, यहाँ पर है हमारा इंडिया, यहाँ वाला रीजन ये इंडिया और ये अरुणाचल प्रदेश वाला, और उसके जस्ट ऊपर ये रहा हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बतन प्लेट्यू के जस्ट ऊपर रहा चाइना, और चाइना के ऊपर यहाँ पर उसके अंदर ये रहा लोएस्ट प्लेट्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि बहुत सारे डिजर्ट्स एरियाज हैं, जैसे कि गोबी डिजर्ट है, टकला मकान डिजर्ट है। तो ये टकला मकान डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, इन सब के हवा आते हैं इन रीजन्स में, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, लोएस्ट प्लेट्यूज बन जाते हैं। यहाँ पर भी एक डिजर्ट है गोबी डिजर्ट, तो गोबी डिजर्ट, टकला मकान डिजर्ट यहाँ पर, या फिर और भी बहुत सारे डिजर्ट हैं। तो उन सभी जगहों से यहाँ पर ये जो भी फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं, या फिर जिनको हम लोग रिच मिनरल रिसोर्स बोल रहे हैं, वो यहाँ पर आके बेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उस वाले रीजन में आप देखोगे ना कि काफी हद तक आपको फर्टाइल लैंड्स देखने को मिलेगा, वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह काफी अच्छे से होता है। और दूसरे जगह पे नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रेट प्लेन्स देखे थे हमने, अब आप बताओ कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स हमने कहाँ पर देखे थे, क्या आपको याद है क्या? अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ छोटा सा, और दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो ग्रेट प्लेन पढ़ा था और एक सेंट्रल प्लेन पढ़ा था, याद हो रहा है क्या आपको? देखो हमने ये अगर नॉर्थ अमेरिका का हमने थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बनाया, तो एक तो हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या पूरा एक बड़ा सा माउंटेन था, कौन सा माउंटेन था? बिल्कुल सही, रॉकी माउंटेन है यहाँ पर। और रॉकी माउंटेन के जस्ट बाद ये वाला जो रीजन था, इसको हमने क्या बोला था? द ग्रेट प्लेन। और हमने, आपको याद होगा कि यहाँ पर यूएसए वाला जो 49th पैरेलल से अलग हुआ था, यहाँ पर हमने द ग्रेट लेक्स देखे थे, सुपीरियर लेक, एंटोरियो, एरी, मिशिगन, ये सब देखा था ना। उसके जस्ट नीचे हमने एक सेंट्रल प्लेन भी पढ़ा था, याद होगा आपको। तो इस हिसाब से जो ये ग्रेट प्लेन है ना, ये ग्रेट प्लेन भी एक प्रकार का लोएस्ट एरिया है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है। और यहीं पर हमने इसी के जस्ट बगल में मिसौरी रिवर भी पढ़ा था, मिसिसिपी मिसौरी रिवर। तो वहां वाला एरिया भी जो है वो लोएस्ट डिपॉजिट का सबसे बढ़िया है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने क्या डिसाइड किया कि हमने क्या पढ़ा अभी, कि जो भी गोबी डिजर्ट्स हैं, टकला मकान डिजर्ट्स हैं, वो एक तो चाइना में, और वहां पर क्या करते हैं ये लोग, डस्टी रिमेन्स तो रहती हैं, साथ ही साथ ये स्केलेटन्स, जो भी डिजर्ट एनिमल्स होते हैं ना, उनके स्केलेटन्स ले आते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा काम करता है, और अपने आप में जहां पर भी ये डिपॉजिट होते हैं उस पूरे लैंड सरफेस को ये फर्टाइल बनाता है, ठीक है, एक्सट्रीमली फर्टाइल एग्रीकल्चरल सॉइल बनाता है। और इसका टिलिंग बहुत आसानी से हो सकता है, मतलब इसको हम लोग जोत बहुत आसानी से सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए लोएस्ट जो है वो काफी फेमस भी है, और प्लस हमको पता भी होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर एक लोएस्ट का फीचर, और नॉर्थ अमेरिका में देख लिया। यहाँ पर हमारे लैंडफॉर्म जो भी होते हैं ना, इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब और ज्यादा टर्म्स नहीं आएंगे। आज हम पढ़ेंगे थोड़े लेक्स के बारे में, ठीक है। लेक्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करके देखें अगर इनका हम लोग, तो लेक सिंपली देखो कोई भी एक वाटर बॉडी हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल बेसिन में कोई पानी इकट्ठा हो जाए, लेकिन उसका एक कंसिडरेबल साइज होना चाहिए। अगर बहुत छोटा होगा तो उसको तो हम लोग पॉन्ड बोल देंगे, ठीक है। अगर बहुत बड़ा हुआ तो उसको हम लोग सी बोल देंगे। तो एक बीच का स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पर पानी इकट्ठा हो जाते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेक, ठीक। अब इनके बेसिस पर क्या होता है कि ये लैंड पार्ट से सराउंडेड होते हैं, और बीच में पानी भर जाता है। तो बहुत तरीके के ये लेक हमने पढ़े हैं ऑलरेडी। एक तो हमने पढ़ा था कैल्डेरा लेक। कैल्डेरा लेक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्केनो वाले लेक जो होते हैं, जिसके अंदर ये बहुत पुराने हो गए और बारिश वारिश का पानी इसके अंदर अगर भर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कैल्डेरा लेक बोलते थे, याद होगा ना आपको। एक हमने ऑक्सबो लेक पढ़ा था कि रिवर जब अपने मेच्योर स्टेज में होता है तो ऐसे मिएंडर शेप में आता है। और मिएंडर शेप में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर इरोजनल फीचर होते हैं, यहाँ पर भी इरोजनल फीचर्स होते हैं। तो ये करते करते, इरोड करते करते रिवर जो है नॉर्मली फिर ऐसे बहने लगेगा, और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बचता है, इसको हम लोगों ने बोला था ऑक्सबो लेक। बिल्कुल सिंपल सा है। एक हमने पढ़ा था ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक क्या था कि जब भी माउंटेन्स के वैलीज से ये ग्लेशियल्स या फिर आइस के बड़े बड़े टुकड़े जब यहाँ पर बहते हैं, तो अगर ये मान लो पिघल गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ग्लेशियर लेक बन जाएगा। टेक्टोनिक लेक्स भी हमने पढ़ा था। हमने कब पढ़ा था इसको, जब हम पढ़ रहे थे अफ्रीकन रिफ्ट वैली पढ़ रहे थे। तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर में हमने बहुत सारे लेक का नाम पढ़ा था, लेक टिटिकाका, लेक न्यासा, लेक मालावी, ये सब हमने पढ़ा था। अभी हम आगे इसको फिर से पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इनको हम मैप वगैरह में सब कुछ देख लेते हैं। अभी मैं आपको ऐसा ही बता रहा हूँ कि लेक के कितने प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक मतलब क्या, कि पानी बह रहा होगा, वहां पर हमने एक डैम बना दिया। डैम बनाने के बाद ये वाला पूरा पानी इधर इकट्ठा हो गया बड़ा सा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोल दिए इसको आर्टिफिशियल लेक।
एक हमने ओएसिस पढ़ा है। ओएसिस मतलब क्या कि डिजर्ट एरिया में जब भी ऐसा कुछ भी पानी वाला एरिया दिखेगा तो हम उसको ओएसिस बोल देंगे। ठीक है, इन सब बेसिस पर हम जरा लेक्स को क्लासिफाई करते हैं। हमको एक बात बस ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ओशियन से अगर कोई भी पार्ट कनेक्टेड है उसको हम लोग लेक घोषित नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी बोल भी देते हैं लेकिन उसका नाम ऐसे लेक होगा, लेकिन उसको मोस्टली हम लोग लेक कंसीडर नहीं करेंगे। उसको भी हम लोग और भी अभी डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। देखो, एक और प्रकार का लेक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेक, और दूसरा होता है मैन मेड लेक। तो मैन मेड लेक या आर्टिफिशियल लेक, मैंने बताया कि वो डैम बना देते हैं तो उसके पीछे पूरा पानी भर जाता है, तो वो मैन मेड लेक हो गया। कुछ होते हैं नेचुरल लेक, और आप समझो कि जो मोस्ट ऑफ द लेक्स होते हैं वो नेचुरल लेक ही होते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउंटेनस एरियाज में, रिफ्ट जोन्स में, या फिर कहीं पर अगर ग्लेशिएशन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं जहां पर पानी पिघल रहा है, तो वहां पर भी हम लोग नेचुरल लेक्स को देख सकते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ लेक्स होते हैं ना, उनमें फ्रेश वाटर का पोर्शन जो होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही है, और ये भी हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। तो ये काफी, जैसे कि सबसे बढ़िया फ्रेश वाटर लेक हमने क्या पढ़ा था? सुपीरियर लेक पढ़ा था, याद होगा आपको, नॉर्थ अमेरिका में। फिर कनाडा, फिनलैंड, साइबेरिया, ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर फ्रेश वाटर लेक्स काफी ज्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये देखो, फ्रेश वाटर लेक कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आर पार जमीन पूरी दिखती होगी फ्रेश वाटर लेक की। मोस्ट ऑफ द लेक जो है वर्ल्ड के वो फ्रेश वाटर लेक हैं, और उनको रिवर द्वारा फेड किया जाता है, मतलब रिवर के द्वारा ही इन तक पानी पहुंचाया जाता है। और इनका एक आउटफ्लोइंग स्ट्रीम भी होगा जो कि इनको पानी बाहर ओशन में मिला देगा। तो ये जो इनका फ्रेशनेस है वो हमेशा मेंटेन रहता है, इसीलिए इनका नाम आता है फ्रेश वाटर लेक। और सबसे बढ़िया लेक ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। तो हमने यही कुछ देखा था, इसको भी हम जूम करके एक दूसरे फोटो में भी देखेंगे। फिलहाल आप इन फ्रेश वाटर लेक्स को हमने क्या नाम दिया था? सबसे पहला और सबसे बड़ा जो था ये था सुपीरियर लेक। इसके बाद नीचे लेक मिशिगन। हमने बताया था कि लेक मिशिगन ही एकमात्र ग्रेट लेक्स में से एक ऐसा लेक है जो कि इंटायरली यूएसए में पड़ता है। आप देखोगे कि मिशिगन के किनारे ही मिशिगन शहर है, और इवन शिकागो भी यहीं पर बेस्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है लेक ह्यूरॉन। नेक्स्ट इसके बाद लेक एरी और लेक ओंटारियो। हमने पढ़ा था कि ओंटारियो और एरी के बीच में कौन सा फॉल आता है? बता दो भाई। हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में आता है नियाग्रा फॉल। ठीक है, इसके बाद एक लेक होता है सलाइन लेक। सलाइन लेक क्या मतलब? सॉल्टी लेक या फिर सॉल्ट लेक भी जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, अभी तक फ्रेश वाटर लेक का क्या फंडा था कि वहां से एक रिवर उसको ड्रेन करती है और उसका एक आउट स्ट्रीम ओशन में मिल जाता है, तो यहाँ पर फ्रेशनेस जो है लेक की बनी होती है। लेकिन अब आप समझो कि ऐसा कोई लेक है जो कि काफी गर्म जगह पर है, वहां पर इवापोरेशन का रेट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर कहीं पर भी आउटफ्लो नहीं होता है रिवर, मतलब कहीं पर भी मिलता नहीं है जाके। तो क्या होता है, अगर आउटलेट ही नहीं है, नेचुरल आउटलेट नहीं है, तो उसकी वजह से पर क्या होगा, कभी भी ड्रेन तो होगी नहीं। जो भी यहाँ पर अगर अटक गया है, मान लो अटक गया मतलब कि यहाँ पर बाउंडेड है सारे रीजन्स में, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इवापोरेट होते होते यहाँ पर जो भी बचेगा वो तो सलाइन बन ही जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको सलाइन लेक्स। और यहाँ पर इंटेंस इवापोरेशन होता है, जिसके बेसिस पर क्या होता है कि जितना इसको रिवर से पानी मिलता नहीं है उससे ज्यादा ये इवापोरेट हो जाता है। तो जब ये ज्यादा इवापोरेट हो जाएगा और पानी इसको कम मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंटेंस इवापोरेशन या फिर नेगेटिव फ्रेश वाटर बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव फ्रेश वाटर बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि फ्रेश वाटर जितना इनटेक कर रहा है ये कम है, उससे ज्यादा तो इवापोरेट हो जा रहा है, तो इसीलिए फ्रेश वाटर बैलेंस इसका नेगेटिव आता है। इसको हम लोग सलाइन लेक्स बोलते हैं या फिर सॉल्ट लेक्स बोल सकते हैं। अब देखो, सलाइन लेक्स के नंबर होते हैं, जैसे कि द ग्रेट सॉल्ट लेक, एरल सी और डेड सी। यहां पर अगर स्पेसिफिकली डेड सी की बात करें तो डेड सी में जो सैलिनिटी है वो 250 पार्ट्स पर थाउजेंड है। इसके अलावा जो ग्रेट सॉल्ट है, ग्रेट सॉल्ट कहां पर है? यूएसए में। सॉल्ट लेक जो है यूएसए में है, और यहाँ पर 220 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी है। तो सबसे ज्यादा सलाइन जो है वो डेड सी है। और यहाँ पर एक बात आप डेड सी में ये समझ सकते हो कि अगर आप समझो कि डेड सी में अगर आपकी पूरे स्किन में कहीं पर भी कोई कट मार्क है, ठीक है, तो आप अगर गलती से भी डेड सी में अगर गए तो वो इतना दर्द होगा ना वहां पर, जैसे जले पर नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं ना, तो बिल्कुल वही वाली फीलिंग होगी अगर आप किसी भी कट्स और इंजरीज के साथ अगर डेड सी में आप अंदर चले गए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद लेक्स एंड मैन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको देखते हैं, या फिर हम ये पढ़ते हैं कि क्या इनके आपस में फंक्शंस होते हैं। देखो, सबसे पहला ये कि
लेक्स जो होते हैं ना वो इनलैंड वाटरवेज का काम करते हैं। वाटरवेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे हाईवेज होते हैं, है ना, कि NH24, NH42, इसी तरीके से वाटरवेज होते हैं। तो हमारे यहाँ भी हाल फिलहाल में बहुत सारे वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि एक तो हमारे कहाँ से, बनारस वाराणसी से लेके हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है। इसके बेसिस पर जो 10-11 फेमस वाटरवेज हैं उनके नाम आप जरूर से पढ़ लेना। लेकिन फिलहाल लेक्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो वाटरवेज जो है वो रिवर्स में बनते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसे लेक्स काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, जैसे मान लो यूएस वाला, तो यूएसए में जो द ग्रेट लेक्स का पूरा 5 का 5 ग्रुप है, तो वहाँ पर तो अच्छे तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर ही सकते हैं। तो इसीलिए इन कंट्रीज के अंदर जो भी लेक्स होते हैं उनको हम लोग इनलैंड वाटरवेज के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लेक्स के, जैसे कि इनलैंड वाटरवेज का मतलब था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। तो जो भी ग्रेट लेक्स होते हैं यहाँ पर देखो आप आराम से पूरा यूएसए ट्रैवल कर सकते हो। इसी के मतलब यूएसए मतलब कि यहाँ से आप मान लो स्टार्ट करते हो, आपको यहाँ पर कहीं पर भी जाना है तो आप इजीली अपने गुड्स को आप लेके चल सकते हो। और आपको भी पता है कि जो भी वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है अगर हम उसको बाय रोड लेके चलें उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए जो भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कोल, मशीनरी, ग्रेन, टिम्बर, ये लोग इसी इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अपना पहुंचा देते हैं हर एक जगह। और आपको पता होगा कि जो लेक ओंटेरियो है यहाँ पर, ये सेंट लॉरेंस वाला रीजन है, और सेंट लॉरेंस बाद में गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में मिलता है, और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस वापस से हमारे अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। तो इसके बेसिस पर एक पूरा चेन बन रहा है ना यहाँ पर। तो इन सब बेसिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो द ग्रेट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर मिलता है, लेक सुपीरियर में, और यहीं से सारी शिप्स वगैरह आराम से ट्रैवल कर जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक तो ग्रेट लेक्स के अंदर में सेंट लॉरेंस वाटरवेज का भी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी थोड़ा सा आप बनाए रखना, कि ये जो भी इनलैंड वाटरवेज हैं यहाँ पर लेक एरी, फिर ओंटेरियो, यहाँ पर भी पूरे रिवर्स हैं। आपको भले दिख नहीं रहे होंगे इस बड़े से मैप में, लेकिन यहाँ पर सब जगह अपने आपस में ये रिवर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तभी तो यहाँ पर आप देखते हो कौन सा फॉल, नायग्रा फॉल है, ये नायग्रा रिवर पर बेस्ड है। ये इसके 3 ऐसे ऐसे फॉल्स होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा फेमस भी हो गया नायग्रा फॉल। और यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह का यूज़ करके बहुत ही सुंदर एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। तो इन सब के बेसिस पर और लेक्स और मैन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही होता है। जैसे कि हमने बताया कि सेंट लॉरेंस से क्या होता है कि लेक्स जो हैं यहाँ पर वो इंटीरियर वीट फार्म को इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कि एक फर्टाइल लैंड बनाते हैं, और उस फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर वीट फार्म्स बन सकते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश में कोलेरू डैम है, ठीक है। कोलेरू डैम में क्या होता है कि कोलेरू लेक में सॉरी क्या होता है कि हम लोग वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और फिर जब बारिश का टाइम आता है तो यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद हम लोग इसको आराम से यूज़ करते रहते हैं। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी है। तो जैसे हीराकुद डैम है, हीराकुद डैम कौन से रिवर पर है, ये है महानदी रिवर पर। महानदी रिवर कहाँ पर है, उड़ीसा में। मतलब कि उड़ीसा के महानदी रिवर में हीराकुद डैम जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है हमारे कंट्री का। एग्रीकल्चरल पर्पज से भी काफ़ी हद तक काम आ सकता है आर्टिफिशियल लेक, आप इरिगेशन पर्पज से इनके पानी को यूज़ कर सकते हो, या फिर ये एज ए रिजर्वायर भी काम करते हैं। जैसे कि भाखरा नंगल डैम जो है हमारा, भाखरा नंगल डैम का जो रिजर्वायर है गोविंद सागर लेक के नाम से फेमस है, ठीक। इसके अलावा हीराकुद डैम हमने पढ़ाई महानदी उड़ीसा में। इसके अलावा देखो रिवर फ्लोज को रेगुलेट करने का काम भी ये करती हैं। क्या होता है ना, कुछ जैसे हुवर डैम है, भाखरा नांगल डैम है, तो ये सब जो भी रिवर्स हैं ये रिवर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, चेक करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर रोकेंगे, वहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा करेंगे और फिर वहाँ पर बहा देंगे, तो ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आप देखते होगे कि बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह ये सारी चीज़ें आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। दूसरा है मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस हिसाब से लैंड और सी का हम एक ब्रीज देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हम क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप इतना समझो कि लैंड और सी ब्रिज होता है। अगर लैंड से हवा सी की तरफ जाती है तो इसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं, और अगर समुद्र से हवा अगर यहाँ पर आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। अब एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ एक वार्म एयर होता है और कुछ एक ठंडी हवा होती है, तो उसकी वजह से ये जो हवाएं चलती हैं वो भी क्लाइमेटोलॉजी पर एक अच्छा इंपैक्ट डालती हैं। इसी तरीके से लेक्स भी काम कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ फूड, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जहाँ पर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड मिलता है, जैसे कि फिश वगैरह है, वहाँ से आप कैच कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो स्टर्जियन है, स्टर्जियन जो है वो कैस्पियन सी में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सालमन
और ट्राउट जो होते हैं वो भी ग्रेट लेक्स में आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ के आप बेसिक फूड्स में भी आप इनको देख सकते हो। फिर आता है सोर्सेज ऑफ मिनरल, तो बहुत सारे वैल्यूएबल रॉक साल्ट्स होते हैं जो कि ऐसे सॉल्ट लेक्स में हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बोरैक्स है उसमें से एक। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया ही, जैसे कि नायग्रा फॉल है, इवन हमारे यहाँ भी आप जाओ उड़ीसा में तो लेक चिलिका है, लेह के अंदर बहुत सारे लेक्स हैं, और डेड सी भी एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट ही बन चुका है इस टाइम पर। इंपॉर्टेंट लेक कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, इतने लेक्स तो आपको कम से कम याद ही होने चाहिए। इसमें से भले दो चार आप छोड़ सकते हो, जैसे कौन कौन से आप सबसे पहले याद रखोगे, तो एक तो ग्रेट बियर लेक हमने पढ़ा था, ग्रेट स्लेव लेक पढ़ा था, इसके बाद हमने द ग्रेट लेक्स पढ़ा है, उसमें से 5, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटेरियो और एरी। इसके अलावा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स का नाम देते हैं। फिर एक यहाँ पर हमने लेक निकारागुआ पढ़ा था, और अभी हमने कल वाले लेक्चर में, परसों वाले लेक्चर में लेक माराकाइबो और लेक टिटिकाका पढ़ लिया। ठीक है, इसके बेसिस पर अब थोड़ा अफ्रीका वाले रीजन में आओ, तो यहाँ पर एक है लेक चैड, और इसके अलावा एक लेक विक्टोरिया जो कि सरफेस एरिया में काफ़ी बड़ा लेक है। इसके अलावा लेक टांगनिका और लेक मालावी। मालावी को ही हम लेक न्यासा का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आप लेक न्यासा बोलो या लेक मालावी बोलो। इसके अलावा डेड सी यहाँ पर है कहीं पर, अभी इसको भी हम बड़े फोटो में करके देख लेते हैं। अच्छा, एक है हमारा लेक, एक कैस्पियन सी जो है, एक्चुअल में कैस्पियन सी को अब हम लेक कंसीडर नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है कि इसके इर्द गिर्द 5 कंट्रीज हैं। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप याद कर लो तारीख। ठीक, अब यहाँ पर तारीख कंट्रीज हैं, कैस्पियन सी कह रहा हूँ, कौन कौन से हो गए। एक हमारा हो गया तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो इतने कंट्रीज जो हैं वो इस कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सी और देखने को मिल रहा होगा, एरल सी। एरल सी जो है वो एक प्रकार का ऐसा लेक है जो कि काफी हद तक अब खत्म हो चुका है। आप अब मैप में देखोगे तो एरल सी आपको नहीं दिखता होगा, वो बहुत कम, बहुत छोटा दिखता है। तो पहले काफी बड़ा कैस्पियन सी के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे सूखते सूखते ये काफी हद तक कम हो गया है। एक है लेक बैकाल। लेक बैकाल जो है वो क्रिसेंट शेप का लेक है, ये मंगोलिया और रशिया के, मतलब ये रशिया वाले रीजन में आता है, साइबेरियन रीजन में। इसके अलावा आप एक लेक टोबा है, इसको आप पढ़ लो, और एक लेक आयर है ऑस्ट्रेलिया में, उसको आप पढ़ लो। ठीक है, बस इतनी एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लेक के बारे में। इन्हीं में से कुछ लेक्स को हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखो पहला है हमारा लेक बैकाल। अभी हमने पढ़ा कि साइबेरिया रीजन में आता है, ये रशिया वाले रीजन में। तो ये डीपेस्ट लेक है। कितना डीप है, 1637 मीटर्स डीप है, मतलब लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा ये लेक है, लेक बैकाल। और इसीलिए इतना गहरा है, इसके चलते ये दुनिया का सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम ये लेक बन जाता है। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो लेक सबसे लंबा कौन सा है, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट लेक है। सबसे लंबा कौन सा है, यहाँ पर हम अफ्रीका वाले रीजन में देख लेंगे कि अफ्रीका में एक लेक है जो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, सॉरी। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है, और ये डीपेस्ट लेक है। सेकंड लॉन्गेस्ट लेक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक और डीपेस्ट लेक, ये 3 फीचर्स हैं लेक बैकाल के, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसके बाद आता है लेक टांगनिका। टांगनिका जो कि सबसे डीपेस्ट, सेकंड डीपेस्ट लेक है और सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है। यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ जो है वो काफी अच्छी खासी लेंथ है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लॉन्गेस्ट लेक बनाता है। और हम लोग सेकंड लॉन्गेस्ट लेक में कौन सा पढ़ रहे थे अभी, बैकाल को। और हमने बैकाल को पढ़ा था कि ये सबसे वॉल्यूमिनस लेक है, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लेक बैकाल का है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से लेक का नंबर आएगा बाई वॉल्यूम, सेकेंड लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम है ये लेक टांगनिका। ठीक है, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और लेक्स वगैरह पढ़ते हैं अफ्रीका का। अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखो वर्ल्ड के हाईएस्ट और लोवेस्ट लेक कौन कौन से हैं। इनमें देखो कि एक अगर साइज, अगर हमारा मामला ना हो कि अगर हम साइज के बेसिस पर ना देखें, तो सबसे ऊंचाई पर जो एक क्रेटर लेक बनता है एंडीज में, हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्केनिक माउंटेन वाला देख रहे थे ना हम लोग। हमने पढ़ा था कि वहां पर कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं, इसीलिए सबसे ऊपर ऊपर वॉल्केनोस और कैल्डेरा लेक बनते हैं। तो वहां पर एक कैल्डेरा लेक हमने पढ़ा था, ओहोस डेल सैलाडो को। ये 6390 मीटर्स ऊंचा है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा है। अगर साइज को हम लोग मैटर में लेते हैं, तो अगर लार्ज लेक्स के बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे ऊंचा जो लेक है वो है पुमोयोंगसो। पुमोयोंगसो जो है वो तो आपका तिब्बत रीजन में देखने को मिलता है, चाइना का एक पार्ट है, ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। और यहाँ पर इसकी हाइट है लगभग लगभग 5 किलोमीटर। इसके अलावा वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक जो है वो है लेक टिटिकाका। टिटिकाका को अभी हमने
कल या परसों वाले जब साउथ अमेरिका का हम पूरा प्रोविजन देख रहे थे तो वहीं पर हमने लेक टिटिकाका को देखा होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड का लोएस्ट लेक जो है वो कहाँ पर है, डेड सी है। डेड सी के भी बारे में हमने पढ़ा कि सबसे दी मोस्ट सलाइन लेक में से काउंट होता है। इसके अलावा ये इजराइल और जॉर्डन को ना बॉर्डर करता है, और इसके बेसिस पर ये डेड सी हमको देखने को मिलता है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। कैसे, यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं हम। ये अच्छा, डेड सी की बात अभी आगे आएगी तो वहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने कोट कर दिए हैं, आप इनको आराम से स्लाइड्स को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैप में लोकेट कर सकते हो और इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। लार्जेस्ट लेक हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, लेक आयर, अभी हमने पढ़ लिया। अफ्रीका में लेक विक्टोरिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अंटार्कटिका नहीं पढ़ा अभी हमने, वहां पर लेक वोस्टॉक है, ठीक है। इसके बाद ये सब ग्लेशियर है, मतलब कि ये जो लेक है ऊपर पूरा बर्फ जमा हुआ है और नीचे पूरा पानी है, तो इस प्रकार से ये सब ग्लेशियर हो गया। एशिया में देखें तो लेक बैकाल। देखो क्या होता है कि कैस्पियन सी में एक विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा था जो कि अभी हाल फिलहाल में रिजॉल्व हुआ है। जो ये तारिक कंट्रीज हमने देखा ना, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यहाँ पर रशिया, ईरान और कौन, के से कजाकिस्तान। तो ये जो 5 कंट्रीज है ना, इनके बीच में एक समझौता हुआ। समझौता इस वे में हुआ कि जो प्रॉब्लम ये चल रही थी कि अगर हमने कैस्पियन को सी डिक्लेयर कर दिया तो इस पे पूरा का पूरा हक किसका हो जाएगा, यूएन का हो जाएगा। इसको कौन चलाता है, इसको चलाता है अंक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी सी को कंट्रोल करता है। तो इनको लगा कि भाई अगर हमने इसको सी बना दिया तो क्या होगा कि इसका कंट्रोल वो यूएन के हाथों में चला जाएगा, जो कि रशिया कभी नहीं चाहेगा। इसके बेसिस पर क्या हुआ कि इन लोगों ने इसके सरफेस को तो सी माना है, लेकिन इसके जो भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं उनको अभी भी बायलैटरल डिस्कशंस के बेसिस पर फिक्स करना है कि किसके उपलक्ष्य में कितना कैस्पियन सी का पोर्शन आता है। क्योंकि कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल रिसोर्सेज मिले हुए हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इसीलिए कैस्पियन सी का इंपॉर्टेंस इन सभी 5 कंट्रीज के ऊपर देखा जा रहा है। इसके अलावा एशिया में जब इसको हटा देते हैं तो फिर कौन सा आता है, बैकाल लेक, जो कि वहां पर अब ये साइबेरिया वाले रीजन में, रशिया वाले रीजन में था। इसके बाद यूरोप में लेक लडोगा, लडोगा को भी हमने मार्क किया है, आप इसको देखे नहीं हो। यहाँ पर आप जरा लेक लडोगा को देख लो, ये रहा, ये सबसे बड़ा लेक है कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर पढ़ते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि अगर हम लोग, अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको कैसे पढ़ना है। अगर बोले कि आप जरा वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो तो कैसे अरेंज करोगे। देखो इसके लिए एक एक फॉर्मूला याद कर लो आप, एस एम हीरो। अब आप यहाँ पर शिवम शुभम कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपके दोस्त यार होंगे वो तो सबके दोस्त यार शिवम शुभम होते ही हैं, तो आप उसको हीरो बना दो। क्या होगा, सुपीरियर, मिशिगन, एच फॉर ह्यूरॉन, ई फॉर एंटारियो एरी और ओ फॉर एंटोरियो, ठीक है। तो ये 5 लेक्स का कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का ये सीक्वेंस है। अगर इसी तरीके से ऊपर से नीचे ले लें तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है और इसीलिए इसको हम लोग वैसे तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल कभी कभी क्वेश्चंस जो भी हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि इनके साइज के हिसाब से बताओ। तो जब भी साइज मैटर करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि हमको इतना थोड़ी ना याद होगा कि किसका साइज कितना है। तो उसके बेसिस पर कैसे कैसे चलता है, सबसे पहले देखो चलता है सुपीरियर, सुपीरियर सबसे बड़ा है, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा साफ तौर पे। इसके बाद दूसरा जो है वो है हमारा ह्यूरॉन, ठीक है, ये वाला ह्यूरॉन में ये वाला पोर्ट भी ऐड हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया ह्यूरॉन, और इसके बाद होगा मिशिगन, ये तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन, सुपीरियर, दूसरे नंबर पर कौन, एरियन, और तीसरे नंबर पर कौन, लेक मिशिगन। अब इसके बाद मिशिगन के बाद आता है एरी, ये वाला, और फिर आता है ओंटेरियो। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, सुपीरियर, इसके बाद ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर एरी और फिर ओंटेरियो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, बस सिंपल सा था। इसके बाद देखो डेड सी की अगर बात करें, स्पेसिफिक सीज की बात करें या फिर लेक्स की बात करें, तो डेड सी जो है एक प्रकार का ऐसा ही सॉल्ट सी है, जो कि कहाँ कहाँ, एक तो इधर साइड जॉर्डन कंट्री है और इधर पूरा सीरिया वाला कंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर बनाता है, और बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिलिस्तीन वाला रीजन है पूरा, फिलिस्तीन और यहाँ पर जॉर्डन, इन दोनों के बीच में आपको डेड सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये लोएस्ट एलिवेशन है, सबसे गहरा वाला जो पोर्शन है पूरे अर्थ में वो यही डेड सी के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप जरा इसको समझ सकते हो। फिर
एक सी आता है जिसका नाम है एरल सी मैंने बताया कि दिन पर दिन ये श्रिंक होता जा रहा है। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो कंट्री है उज्बेकिस्तान और दूसरा कंट्री है कजाकिस्तान। इन दोनों के बीच में ही आपको ये एरल सी देखने को मिलेगा, जो कि दिन पर दिन छोटा हुआ जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। इसके अलावा एक अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा याद करना है, एक तो लेक तुर्काना है, ठीक, लेक क्योगा है, लेक तुर्काना और लेक क्योगा। इसके बाद एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो लेक विक्टोरिया है ये किसी रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, ठीक है। रिफ्ट वैली के पार्ट में कौन कौन से आते हैं, लेक तुर्काना, क्योगा, लेक एडवर्ड, इसके बाद लेक टांगनिका जिसको हम लोग बोल रहे थे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है, और सेकंड वॉल्यूमस इसकी वजह से है। और एक आता है तुम्हारा लेक मालावी, लेक मालावी को हम लोग लेक न्यासा भी बोलते हैं, ठीक। तो इतने आपको लेक्स याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो लेक तुर्काना, फिर लेक क्योगा, लेक एडवर्ड, फिर उसके बाद लेक टांगनिका और फिर फाइनली लेक न्यासा, ठीक है। इतनी बात आपको कम से कम याद होनी चाहिए। और ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया है और ये अभी फिलहाल लेक के फॉर्म में है। इसके बाद हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं, जैसे कि सबसे बड़े लेक सरफेस एरिया के बेसिस पे कौन से हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में आप लेक सुपीरियर को देखोगे, ठीक है। उसके बाद किसको देखोगे, ह्यूरॉन को, फिर मिशिगन को, ये तो हमने पढ़ रखा है, इसको आप काट दो यहाँ से। अफ्रीका में कौन सा है, लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया जो कि रिफ्ट का पार्ट नहीं है। इसके बाद एशिया में कौन सा है, बैकाल। यहाँ पर कैस्पियन हो सकता था, लेकिन क्या चल रहा है, यहाँ पर बवाल चल रहा है। तो इन लोगों ने किया क्या है कि अगर इनको बचना था अनक्लॉज से, तो इन्होंने क्या किया कि इसका जो टॉप सरफेस था, इन्होंने क्या किया, इसको सी घोषित किया है, केवल इसके सरफेस को, और बाकी जो भी इनके नीचे नीचे मिनरल रिसोर्सेज हैं उसमें इन्होंने उसको, अभी भी बायलैटरल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ताकि इसका कंट्रोल जो है वो अनक्लॉज के बेसिस पर ना आ जाए, ठीक। फिर इसके बाद टांगनिका लेक है अफ्रीका में, और नॉर्थ अमेरिका में हमने क्या देखा, सुपीरियर। सिंपल सा है, ऑलरेडी हमने सबको लोकेट भी कर दिया है मैप पे। फिर डीपेस्ट लेक की अगर बात करें तो लेक बैकाल सबसे डीपेस्ट है एशिया में, ऊपर साइबेरिया वाले रीजन में। फिर लेक टांगनिका है और फिर कैस्पियन सी है। फाइनली अब हम पढ़ते हैं अपने मैप की तरफ। मैप में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, कुछ लेक्स को हमने डिफाइन किया था, कौन कौन सा। एक तो हमने पढ़ा था इसके बॉर्डर पर, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर कौन सा, लेक टीटीकाका पढ़ा था हमने। एक यहाँ पर बड़ा सा लेक पढ़ा था, क्या नाम है इसका, बताओ भाई, याद है क्या, अभी हमने आज भी पढ़ा है, बिल्कुल सही, लेक माराकाइबो, ठीक। ये हालांकि देखने में तो बड़ा है, लेकिन चूंकि ये ओशियन से फेड होता है इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली कंसिडर नहीं करते हैं, और लेक टिटिकाका को सबसे बड़ा लेक बताते हैं पूरे साउथ अमेरिका में। इसके बाद अगर हम कुछ गल्फ के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहला गल्फ आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखो यहाँ वाला गल्फ तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या बोला था इसको, ये है हमारा गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये है हमारा गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक, देख पा रहे हो ना। एक यहाँ पर है देखो, इक्वाडोर वाला। यहां पर आप देखोगे कि एक है गल्फ ऑफ गुआक्विल, ये थोड़ा सा टफ स्पेलिंग है, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसके स्पेलिंग है GUAYAQUIL, गुआक्विल, ठीक है, गल्फ ऑफ गुआक्विल। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो ये है हमारा अमेजोन का माउथ। और इसके बाद गल्फ की अगर हम बात करें तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ है क्या, एक यहां पर याद कर लो, ये वाला जो गल्फ है इसको हम लोग बोलते हैं बाहिया ब्लैंका, ठीक। इसके बाद अगर अब हम कुछ गल्फ तो हो गया, इसके बाद अगर हम डिजर्ट को अगर देखें तो दो तीन डिजर्ट यहां पर आप स्पेसिफिकली याद करना। एक तो देखो यहां पर ये जो चिली वाला रीजन है, यहां पर एक डिजर्ट है, इसका नाम है एटाकामा डिजर्ट। और एटाकामा डिजर्ट जो है ये पूरे अर्थ का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, सबसे सूखा हुआ डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, 0.5 mm के लगभग होती है, तो बहुत ही कम होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है हमारा ड्राइएस्ट एरिया ऑन द अर्थ। इसके अलावा एक और डिजर्ट है, आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका क्या नाम है, ये है पेटागोनियन डिजर्ट। ये दो मोटे मोटे डिजर्ट आप एटलीस्ट याद रखो। इसके बाद आप कुछ हाईलैंड्स, हाईलैंड याद कर सकते हो। एक तो हाईलैंड देखो यहाँ पर है, ये एक है गुआना हाईलैंड, गुआना मतलब कौन सा वाला, ये है GUIANA वाला, ये गुआना हाईलैंड एक यहाँ पर है। और एक हाईलैंड तुम्हारा ब्राजील के साथ में मिलेगा, तो यहाँ पर एक है, तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है जहाँ पे ये एक चीज ये समझ में आता है हमको, ठीक है।
कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे माउंट कांकागुआ, ये सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक है। इसके अलावा हमको और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देके इन सारी चीज़ों को पढ़ो कि एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहीं के पास में आप देखोगे ना कि वो है एक क्या नाम है बहुत फेमस अर्थ समिट वाला, रियो डे जेनेरो। कहाँ पर था ये? ब्राजील में, और वो यहीं पर है रियो डे जेनेरो में। और इसके अलावा दो और यहीं के रीजन्स हैं, जिसको एक तो यहाँ और नीचे आओगे तो यहाँ पर आता है एक सेंटोस, संतोष नहीं, सैंटोस, ठीक। और एक यहाँ पर कहीं पर रीजन आता है जिसका नाम है सौ पॉल। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफी ट्रायंगल। यहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया लेवल पर होता है। इसके बाद एक और ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, एक तो यहाँ आ जाओ, जहाँ पर अभी तो हमने बाहिया ब्लांका पढ़ा था यहाँ पर, और ये जो और ज़्यादा गड्ढा है ये है रियो डे ला प्लाता। क्या है? रियो डे ला प्लाटा, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और बेसिकली एक यहाँ पर रीजन है, इसका नाम है हमारा मेंडोजा, और एक ऊपर है इसका नाम है हमारा रोसारी। तो रोसारी, मेंडोजा और रियो डे ला प्लाटा, इन तीन के बीच में एक और ट्रायंगल बनता है। ये फेमस है किसके लिए? ये फेमस है वीट कल्टीवेशन के लिए या वीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक। इसी तरीके से इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर लेके, अगर एक नीचे पॉइंट ले लिया बाहिया ब्लांका वाला, मतलब ये वाला ऐसे बना दिया, तो ये रीजन चेंज होके क्या बन जाता है? ये बन जाएगा हमारा ऐसे ही एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल फॉर मेज कल्टीवेशन। इस एरिया में मेज कल्टीवेशन काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो गई। अब और क्या बचता है आज के लेक्चर में? एक अमेजॉन रिवर की बात कर लेते हैं। अमेजॉन रिवर जो है वो यहाँ से देखो, इस वाले फोटो में यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रही है और ये पूरा फ्लो होकर यहाँ जा रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्स जो हैं इसको ड्रेन करती हैं, मतलब कि इसको ड्रेन इन द सेंस कि इसको रिवर मतलब पानी सप्लाई करती हैं। तो इस केस में ये अमेजॉन रिवर है, ये इसका जो भी एक एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बेसिन एरिया है, जिसका नाम है रिवर अमेजॉन, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन बचा